हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्लीवलेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, जिसका फ्रंट नेक 10.5 इंच तक का डीप रहेगा। जब हम 10 इंच से ऊपर का नेक डीप कटिंग करते हैं तो हमारे फ्रंट का नेक लूज रहता है। जितना ज़्यादा डीप जाता रहता है वो नेक लूज रहता है। अब ये किस कारण से होता है, ये चीज़ मैं कटिंग के टाइम पे और स्टिचिंग के टाइम पे आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीक में मैंने बैक ओपन बोट नेक ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करी थी। वो इसी ब्लाउज का बैक पार्ट है। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। जब एक साइड हम बोट नेक करते हैं और दूसरे साइड में हमारा डीप नेक रहता है तो उसके हिसाब से शोल्डर में कितना चेंज करना पड़ता है, वो चीज़ देखने के लिए आप लोगों को दोनों वीडियो को देखना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग शुरू करेंगे। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग शुरू करते हैं। मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को रख लिया है। ऑन फोल्ड वाली साइड हमें अपनी साइड में रखना है और ओपन वाली साइड सामने की साइड में रखना है। क्योंकि हमें बैक हमने ओपन करके रखा है तो फ्रंट में हमें पैक रखना है। डीप नेक है तो डीप नेक में ज़्यादातर फ्रंट को पैक ही रखा जाता है। अब हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने बैक में हुक के लिए मार्जिन छोड़ के रखा है ना, उसे हम बाहर की साइड में निकाल देंगे। उसे हम अंदर रखेंगे तो फिर फ्रंट पार्ट हमारा बढ़ जाएगा। इसके लिए हुक वाला मार्जिन हमें बाहर निकाल देना है। उसके बाद बैक पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमें मेन फ्रंट पार्ट के अस्तर के ऊपर रखना है। तो शोल्डर वाली लाइन को हमें स्ट्रेट करना है। यहाँ से आर्मोल वाली लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमारी मेन लेंथ की लाइन है। मेन लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। 14.5 हमारा फुल शोल्डर है, उसका हाफ करके हम यहाँ पे 7.25 इंच में मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी फुल शोल्डर का ही मार्किंग करूँगी। हमारा नेक डीप लगाने के बाद हम शोल्डर में से माइनस करेंगे। अब यहाँ पर मुझे वी शेप बनाना है। तो देखिए, वी शेप अलग अलग टाइप से, एक ऐसे वी बनता है, तो ऐसा मुझे नहीं बनाना है। अभी मुझे स्केल से एकदम से इस तरीके से स्ट्रेट करना है। यहाँ पर मुझे नेक का डीप रखना है 10.5 इंच। ये कस्टमर की चॉइस है। ब्लाउज में हम पैडेड बिठा रहे हैं। अगर हम इस तरीके से स्ट्रेट वी कर रहे हैं तो उसमें हम हल्का सा डीप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शोल्डर में 1 इंच माइनस करूँगी। नेक डीप के अकॉर्डिंग ही हमें शोल्डर माइनस करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने जो शोल्डर पट्टी के लिए मार्क किया था, ये मैंने बैक पार्ट के हिसाब से किया था, लेकिन हमारा अभी फ्रंट में से शोल्डर माइनस हो गया तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा नेक वाली साइड में। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच में मार्क करेंगे। एक बार मैं बैक पार्ट में से भी आपको माप के दिखा लेती हूँ। तो बैक पार्ट में हमने रखा था 3 इंच हमें रेडी रखना है, तो उसके हिसाब से मैंने 3.5 रखा था आर्मोल की साइड का मार्जिन ऐड करके। क्योंकि नेक वाली साइड में मुझे कैनवास अटैच करना है तो इसके लिए नेक वाली साइड में मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें पाइपिंग अटैच कर रहे हैं या हेमिंग पट्टी कर रहे हैं तो आपको फिर नेक वाली साइड से स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये स्लीवलेस ब्लाउज है। अगर आप लोग ने इसकी बैक पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बोट नेक के हिसाब से मैंने बैक पार्ट की कटिंग करके रखी है। फ्रंट में हमें डीप नेक करना है। तो जहाँ पे हमने शोल्डर माइनस किया था 1 इंच, वहाँ से हम नेक वाली साइड की तरफ 3.5 इंच में मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड, जब एक साइड में बोट रहता है और दूसरे साइड में डीप नेक रहता है तो इसके शोल्डर में चेंजेस करने पड़ते हैं। इसके लिए आप लोगों को बैक पार्ट की वीडियो देखना है, तभी फ्रंट में समझ में आएगा कि हमने शोल्डर 1 इंच कैसे माइनस किया, क्यों माइनस किया। अब हम नेक डीप लगाएंगे। 10.5 इंच का नेक डीप रखना है, तो उसमें हम शोल्डर का हाफ इंच स्टिचिंग का ऐड करेंगे, और जो हम थोड़ा सा शोल्डर कट कर देते हैं उसके लिए 0.25 इंच और ऐड करूँगी। तो टोटल यहाँ पे मैंने 11.25 इंच में मार्क कर लिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग 10.5 इंच का ही नेक डीप रखेंगे। कई लोग 9 इंच भी रख सकते हैं, कई लोग 8.5 इंच भी रख सकते हैं, या 6.5 भी रख सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रेट वी नहीं करना है।
जितना नेक डीप कम रहेगा ना, आपको फिर वो शेप वाला वी देना पड़ेगा। जो मैं पहले फ्रेंच कर्व से शेप बता रही थी ना, वही वाला वी शेप देना पड़ेगा अगर आपका 8.5 इंच से कम का नेक डीप है तो। अगर आपको इस तरीके का स्ट्रेट वी बनाना है तो फिर आपको 10 इंच से ऊपर का ही डीप देना पड़ेगा, क्योंकि ये नेक डीप ज़रूर है लेकिन बाहर की साइड फैलने वाला नहीं है। पैक नेक बोल सकते हैं आप इसको। इसी के लिए हम शोल्डर में से भी केवल 1 इंच ही माइनस करते हैं। ये डीप ज़रूर है लेकिन बाहर राउंड की तरह या शेप वाले वी की तरह बाहर की साइड ओपन नहीं होता है। इसके लिए हमने शोल्डर में से भी 1 इंच ही माइनस किया हुआ है। हो सकता है यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, 10 इंच नेक डीप है और शोल्डर में से 1 इंच ही माइनस किया है। कई बार हम 2 इंच माइनस करते हैं। शोल्डर माइनस करने से पहले आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आपका नेक डीप कितना है, नेक का ब्रॉड कितना है और हमारी शोल्डर पट्टी कितनी रेडी आ रही है। तो इतनी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है शोल्डर माइनस करने से पहले। तो शोल्डर स्लोप हम यहाँ पे करेंगे 1 इंच। अब ये स्लीवलेस ब्लाउज है और बैक साइड का बोट है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बोट नेक के हिसाब से ही शोल्डर डाउन करना बताऊँगी। ये ब्लाउज एक साइड बोट नेक है, एक साइड डीप नेक है और स्लीवलेस है। इसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना है इस ब्लाउज में हम क्या कर रहे हैं। अब इसमें आप डीप नेक का पूछेंगे तो सारा कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा। इसके लिए मैं इसमें दूसरे ब्लाउजेज की बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। आप जो भी एक साइड का बोट नेक कटिंग कर रहे हैं, एक साइड डीप नेक कटिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देख के कटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के डीप नेक ब्लाउज की कटिंग या बोट नेक ब्लाउज की कटिंग मत कीजिए। ये 1 साइड बोट नेक है, 1 साइड डीप नेक है, तो इस टाइप का आपको ब्लाउज बनाना है तो इस वीडियो को देख के ज़रूर कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर फ्रंट का माइनस कर दिया है। अब ये हमने माइनस कितना किया है, जितना मैंने शोल्डर डाउन किया है उतना ही हमने नेक वाली साइड से भी मार्किंग करके उसे स्ट्रेट कर दिया है। अब ये क्यों किया जाता है, कई लोग कमेंट कर देते हैं जब इसको कटिंग करके फेंक ही देना है तो फिर उसको रखने की क्या ज़रूरत है। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, एक बार आप शोल्डर को बिना माइनस करके ब्लाउज बना के देखिए और उसके बाद आप एक बार मेरी तरीके से कटिंग करके देखिए, फिर ब्लाउज पहन के देखिए। दोनों ब्लाउज में आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। मेरे आंसर देने से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, कई लोग यहाँ पे स्लीवलेस ब्लाउज नहीं बनाना चाहेंगे, उनको स्लीव्स अटैच करना रहेगा, तो आप स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, केवल आपको अपने हिसाब से स्लीव्स की कटिंग करनी है। अगर आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग नहीं आती है तो मैंने 4-5 टाइप के स्लीव्स की कटिंग की एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो आप उस वीडियो को देख के भी एक बार स्लीव्स कटिंग सीख सकते हैं, किस तरीके से हम शॉर्ट स्लीव से लेके फुल स्लीव तक की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर माइनस कर दिया है, ये मैंने लाइन ड्रॉ भी कर दी है। इससे आपको पता चलेगा हमें फ्रंट में शोल्डर माइनस करना है, केवल हमें फ्रंट में करना है, बैक में नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब हमें करना है आर्म होल डाउन। तो ऊपर हमने जो शोल्डर डाउन किया था ना, स्लोप करके रखा है जो हमने, उसे छोड़ देना है। उसके बाद नीचे की साइड में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम आर्म होल डाउन कितने में करेंगे, 7.1 में। बैक साइड में हमने जो फार्मूला लगाया था वही फार्मूला हमें सेम फ्रंट में भी लगाना है। चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1.5 इंच। अब इस लाइन को हम आगे की साइड बढ़ा देंगे, ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। अब हमें एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करना है। तो हमने जहाँ पर से शोल्डर डाउन किया हुआ ना, उसके सेंटर में मेजर टेप को रखना है। एकदम ऊपर नहीं रखना है, सेंटर में हमें रखना है इस तरीके से। और 10 इंच की लेंथ है तो 10.5 इंच में मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है हमारी एपेक्स लेंथ वाली लाइन, इसे आप बस्ट लाइन भी बोल सकते हैं। अब हमें करना है अपर चेस्ट के लिए मार्किंग। 33 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें मैं 2 इंच का लूजिंग दे रही हूँ। ये 10 इंच नेक डीप तो है, लेकिन क्या है, बाहर की साइड फैलेगा तो सही है। हो सकता है कई लोगों का मटेरियल पतला रहेगा, क्योंकि ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल कैसा है। अभी जो मेरे पास मटेरियल है वो सीक्वेंस फैब्रिक है, उसमें मैंने फ्यूजिंग भी अटैच करके रखा है, तो थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो हमारे मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें लूजिंग कितना देना है।
तो 35 इंच यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आया, उसे 4 से डिवाइड किया तो 8.7 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अगर आपका मटेरियल पतला है तो आप 1.5 इंच भी लूजिंग ऐड करके देख सकते हैं, या 1 इंच भी किसी को लग सकता है। तो आप लोगों को अपना अपना मटेरियल देखना है, उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लूजिंग ऐड कर सकते हैं। बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 34 इंच का फुल बस्ट है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है। यहाँ पर या तो आपको एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट लेना है। अगर आप एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो बस्ट का जो मेजरमेंट है 34 इंच, उसे 10 से डिवाइड करना है 3.4। उसमें स्टिचिंग का हमें अंदर की साइड का मार्जिन ऐड करना है, तो हम हाफ इंच ऐड करके यहाँ पे 3.9 इंच में मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो प्रिंसेस कट का स्टिचिंग का मार्जिन है वो ऐड किया हुआ है। हुक वाली साइड में तो हमें पैक रखना है, इसके लिए हुक वाली साइड का हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर हमारा जितना मेजरमेंट आया, हमें कमर में उसमें हाफ इंच माइनस कर देना है, यानी कि 3.4 इंच में हम नीचे मार्क करेंगे। ऊपर था हमारा मेजरमेंट 3.9, हाफ इंच माइनस हो गया तो 3.4 कमर का मेजरमेंट हो गया। अब ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट दोनों को हम स्केल से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे डार्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे हम 34 साइज के हिसाब से 2.5 इंच का डार्ट देंगे और एपेक्स वाले पॉइंट से फिर से उस लाइन को मिला देंगे। ये हमारा बन गया डार्ट। अब हमें कितने साइज़ में कितना डार्ट देना है, 28 से लेके 32 साइज़ तक आप 2.25 इंच का डार्ट दे सकते हैं। 33 से 36 साइज़ तक 2.5 इंच और 37 से लेके 39 इंच तक 2.75 इंच, 40 से लेके 44 साइज़ तक 3 इंच का डार्ट और 44 से लेके अबव का साइज़ रहेगा तो आपको 3.5 इंच का डार्ट देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने साइज़ के हिसाब से डार्ट चार्ट तो बना दिया है, लेकिन हो सकता है कई बार 33 से लेके 36 के बीच में कोई ऐसा साइज आता है जिनका कप साइज़ बड़ा रहता है, और कई बार ऐसा होता है 37 से लेके 39 के बीच में उनका कप साइज छोटा रहता है। मेजरमेंट उनका 39-40 आएगा बराबर, लेकिन जो ब्रेस्ट का साइज़ रहता है वो कम रहता है। तो डार्ट लगाने के टाइम पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए डार्ट की मार्किंग करनी है। अब हमें ऊपर की साइड में डार्ट को बढ़ाना है, तो यहाँ पर लाइन से हम ऊपर की साइड में 1 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट के आर्मोल का भी शेप मैं लगा देती हूँ। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फ्रंट के आर्मोल का शेप नहीं लगाया, तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है हाफ इंच अंदर की साइड में आएंगे और इस पॉइंट को हम शोल्डर वाली लाइन से मिला देंगे। अब हमें आर्मोल के यहाँ पे डार्ट लगाना है, तो आर्मोल के यहाँ पे हमें 1.25 इंच का टोटल डार्ट लगाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम मेजर टेप को रखेंगे। 1.25 इंच का हाफ करेंगे तो हाफ इंच से एक लाइन आगे हम एक साइड मार्क करेंगे, सेम उतना ही दूसरी साइड मार्क करेंगे। तो उसको फिर से हम एक बार चेक करेंगे, टोटल 1.25 इंच का ये गैप आना चाहिए। अब ये डार्ट हमने आर्मोल का किस हिसाब से लगाया है, जो हमारे कमर में 2.5 इंच का हमने डार्ट दिया हुआ है उसका हमें हाफ करके आर्मोल के पॉइंट में लगाना है। अब साइज के हिसाब से हमारा नीचे का डार्ट बदलेगा तो ऊपर के आर्मोल का भी डार्ट उसी के हिसाब से चेंज होगा। अब हम नीचे से जो लाइन आ रही है उसे ऊपर वाले पॉइंट में इस तरीके से मिला देंगे। फिर से हमें एपेक्स वाले पॉइंट में आना है और जो दूसरी वाली साइड में पॉइंट लगाया है वहाँ पे हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप लगाना है, तो लाइन के हमें सेंटर में रखते हुए इस तरीके से हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। अब हमें देखिए यहाँ पे अपने आप 0.25 इंच हम बाहर की साइड मार्क करते हैं ना, उतना तो हमारा हाफ तक लाइन आ जाती है। उसके बाद हम नीचे की साइड में फ्रेंच कर्व को रखेंगे। नीचे से हम 1.5 इंच के बराबर थोड़ा सा सीधा आना चाहिए हमारा स्ट्रेट, और फिर यहाँ से ऊपर की साइड में शेप लगाएंगे। अब इस शेप को मिलाते हुए हम ऊपर वाली लाइन में मिला देंगे। अब इसी लाइन को शेप देते हुए हम आर्मोल वाली जो लाइन है उसमें हम स्केल से इस तरीके से, यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेट आना चाहिए ना, इसके लिए स्केल का यूज करना है।
तो यहाँ पर आप लोग ने देखा कि हमने किस तरीके से प्रिंसेस कट को शेप लगाया। एकदम इजी तरीके से मैंने ये बताया है। अगर कोई बिगनर्स भी स्टार्टिंग में भी कोई सीख रहा होगा ना, तो इजीली ये ब्लाउज की कटिंग कर सकता है। जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कटिंग, आप इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों का ब्लाउज भी परफेक्ट तरीके से बैठेगा। जो भी ब्लाउजेज मैं आप लोगों को बताती हूँ ये मेरे सभी कस्टमर्स के ही रहते हैं। और आज की कटिंग में जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये कस्टमर मेरी यूएसए में रहती हैं। ये इस टाइम पे वैकेशन में आते हैं 1 मंथ के लिए, लेकिन इतना कम टाइम रहता है कि उन लोगों को करके ही देना पड़ता है। लास्ट ईयर तो मैंने मना कर दिया था, तो इनका मेरे ऊपर इतना भरोसा करती है मेरे ऊपर। इन्होंने लास्ट ईयर मैंने मना किया तो उन्होंने दूसरी कोई टेलर के पास भी नहीं दिया। इस बार उन्होंने आते ही मुझे पहले ही बोल दिया कि मेरे पास 15 दिन का ही टाइम है और आपको ही करके देना है। और मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, इनका काम ले लिया। यहाँ के जो मेरे कस्टमर थे उनको मैंने थोड़ा इधर उधर एडजस्ट कर लिया। आप अपने काम से कस्टमर को किस तरीके से पकड़ के रख सकते हैं वो आपके हाथ में है। लास्ट ईयर जब मैंने उनको ना बोला था तो वो दूसरे टेलर के पास भी जाके सिला सकते थे। हालांकि वो बाहर रहते हैं, उनके पास कोई पैसे की भी कमी नहीं है। अर्जेंट का चार्जेस देके भी काम यहाँ पे हो जाता है। जब कस्टमर को आपके ऊपर और आपके काम के ऊपर भरोसा होता है ना, फिर वो आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जा सकता है। आप कितनी भी बार मना कर देंगे ना, वो दूसरी जगह नहीं सिलाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके ही पास आएगा। तो मैंने इसी भरोसे से मेरे क्लाइंट के दिल जीत के रखे हैं, जिससे कि वो मुझे छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं। बहुत बार तो मैं सोचती हूँ कि यूट्यूब में मैं बहुत टाइम बर्बाद कर रही हूँ। मेरे कस्टमर लोगों को मैं खुद ना बोलती हूँ, जो एक एक डेढ़ महीने से मेरे पास काम रख के जाते हैं। उन लोगों का काम मेरे पास पेंडिंग पड़ा रहता है। लास्ट 1 ईयर से मैं न्यू क्लाइंट लेने मैंने बंद कर दिए। पता नहीं यूट्यूब के चक्कर में मैंने कितने सारे क्लाइंट्स मैंने वापस भेज दिए अपने। क्या कर रही हूँ मैं यूट्यूब में, मेरे को कभी कभी नहीं समझ में आता है। ये भी मैंने इसके लिए चालू किया था कि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी मेरे बताने से। इसके लिए मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाना शुरू किया मैंने। तो चलो देखते हैं कभी कब तक कहाँ तक चलता है। तो चलिए अब हम आगे की कटिंग शुरू करते हैं। बातें बहुत हो गई हैं। अभी घड़ी में देख रही हूँ 1:15 हो गया है रात का। अभी तक एडिटिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे तो पता नहीं कितने सारे वीडियो में 1 बजे होंगे, 2 भी बजे होंगे, 4 भी बजे होंगे, 6 भी बजे हैं बहुत बार। तो पता नहीं कितने दिन तो मैं सुबह नहा के फिर सोती थी, तब मेरी रात शुरू होती थी। कई लोग बोल देते हैं ना ऐसे कि आप जल्दी वीडियो डालो, जल्दी वीडियो डालो। तो जल्दी कहाँ से वीडियो डालेंगे, वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, पूरा वॉल्यूम 0 करके दोबारा से पूरा वॉइस ओवर करना पड़ता है। जितना कटिंग में मैंने बोला है वो सब कुछ दोबारा से बोलना पड़ता है। ये मेरा बिल्ली साथ दे रही है साथ में, है ना म्याऊ? हाँ। अभी तक की वीडियो थोड़ा स्लो थी, मैंने प्रिंसेस कट को ही केवल शेप दिया था। तो अब नीचे की साइड में देखिए, जो फ्रंट पार्ट के लिए हम लेंथ बढ़ाते हैं 1 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे। हुक वाली साइड से हमें 0.75 इंच में मार्क करना है। अगर हैवी साइज़ रहता है तो हैवी साइज़ में हम 1 इंच की जगह 1.25 इंच या 1.5 इंच भी कर सकते हैं। 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा साइज़ बढ़ेगा उसी के हिसाब से हमारे ब्लाउज की हाइट भी बढ़ेगी। तो ज़्यादा हम करेंगे तो फिर बाद में हमारा कमर के यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ानी है। अब यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें एपेक्स पॉइंट में रखना है, पहले वाली लाइन को मेजर करना है। तो यहाँ पर आ रहा है 6 इंच से 1 पॉइंट कम। तो सेम हमें दूसरी साइड भी घुमाते हुए इस तरीके से ले जाना है। जहाँ पे 6 में से 1 पॉइंट कम आएगा वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। यानी कि 6 इंच में 1 लाइन कम है, 1 सूत कम है। ये मेजरमेंट सभी का अलग अलग आ सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। वो ब्लाउज की हाइट और चेस्ट के साइज़ के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हमें आर्मोल वाली लाइन में आना है। यहाँ पे भी हमें मेजर करना है जैसे हमने नीचे किया था। ऊपर से मेजर करते हुए आएंगे। एपेक्स पॉइंट में हमारा आ रहा है 5.5। तो वहीं पे हमें 5.5 को रखना है। हमें मेजर टेप को दबा के रखना है और दूसरी साइड वाली लाइन जो जा रही है वहाँ पे हम आगे की साइड में मार्क कर लेंगे। सेम दोनों लाइन हमारी बराबर आनी चाहिए। अब हम कमर की साइड में आएंगे। नीचे हमने जो यहाँ पे 1/2 इंच नीचे किया था, इसे हम ऊपर वाली लाइन में इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर से 1/2 इंच नीचे की साइड में आएगा, तभी हमारा प्रिंसेस का छोटा नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर वो दोनों पार्ट बराबर नहीं आएंगे।
अब यहाँ पर देखिए मैं स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ दूँगी। ये मैंने मार्क कर लिया जितना भी मुझे स्टिचिंग में दबाना है। फ्रंट में हमें पैक रखना है तो हुक का मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर से 3 इंच आया, 3 इंच को हमें दूसरे वाले पैनल में रखना है और इस तरीके से रखते हुए हम कमर का 1/4 में मार्किंग करेंगे। तो 7.25 इंच में मैंने मार्क कर लिया है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। अब हम बस के यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे, क्योंकि कई लोगों को डाउट है अपर चेस्ट के मेजरमेंट से हम मार्किंग करते हैं तो ब्रेस्ट में ब्लाउज टाइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ रही हूँ। देखो पहली वाले में भी मैंने छोड़ दिया और सेकंड वाले पैनल में भी हमें स्टिचिंग का मार्जिन यहाँ पे मार्क कर लेना है और यहाँ से हम रखेंगे इस तरीके से मेजर करते हुए 3.5 इंच यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट पैनल में। अब हमें उसे उठा के सेकंड वाले पैनल में रखना है। यहाँ पे हम जहाँ पे मार्किंग किया है वहाँ पे रखेंगे। अब बस का मेजरमेंट कितना है 34 इंच, 34 का 1/4 करके 8.5 में मार्किंग करके 0.75 इंच का लूजिंग देंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। जैसे हमने अपर चेस्ट में लूजिंग दिया वैसे ही हमें बस में भी लूजिंग देना है। तो ऊपर की साइड में अभी हमें क्या करना है, आर्महोल के यहाँ पे जो लाइन है चेस्ट वाली जो ऊपर की लाइन है उससे नीचे हम 1/2 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पे 0.75 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन ये बैक पार्ट से हम मेजर करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। कई बार आर्महोल कम होने की वजह से ये लेंथ ज़्यादा भी आ सकती है। अब यहाँ पर जो अपर चेस्ट के यहाँ पे हमने जो मार्किंग लगा के रखी है इसे हमें नीचे वाली लाइन में मार्क करना है। जो हमने नीचे 1/2 इंच नीचे किया था यहाँ पे हमें मार्क करना है और यहाँ पे जो गैप आता है वैसे मिनिमम 1 इंच का आता है। कई बार 1.25 इंच का भी आ सकता है, क्योंकि जब हमारा शोल्डर बड़ा रहेगा, अभी जैसे हमारा शोल्डर यहाँ पे 1 इंच हमने माइनस किया है तो उसके हिसाब से हमारा शोल्डर ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत 0.25 इंच इधर उधर मेजरमेंट आ सकता है। तो 1.5 इंच से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक मोस्टली यही मेजरमेंट आता है यहाँ पे। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे 1.25 इंच मार्क करना है और बाहर की साइड में हमें 1.5 में मार्जिन ले लेना है। अब हमें वेस्ट के पॉइंट को देखना है और अपर चेस्ट के पॉइंट को देखना है। दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फुल ब्रेस्ट वाला मार्किंग था परफेक्ट तरीके से लाइन में आया हुआ है। बाहर की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसे भी हम मार्क कर लेंगे। अब हमें आर्महोल के पॉइंट में आना है और यहाँ पर हमें आर्महोल का शेप लगाना है। तो फ्रेंड नीचे वाले में जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है ना, ये पॉइंट में मिलाना है। ऊपर वाली लाइन में बिल्कुल भी आपको आर्महोल का शेप नहीं देना है। जो हमने 1/2 इंच नीचे डाउन किया था ना, वहाँ पे हमें मार्किंग करना है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हम लोग डबल आर्महोल की मार्किंग कर रहे हैं तो हमारा जो डार्ट है इसे हम बंद कर देंगे तो हमारा तो ये एक ही आर्महोल हो जाएगा, क्योंकि डार्ट तो कटिंग करके निकाल देंगे ना। तो इस तरीके से हम देखिए, इसको मैं फोल्ड करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आयरन तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आयरन करूँगी तो बाद में ये चौक की मार्किंग थोड़ा गीला हो जाएगा। इसके लिए मैं इसी तरीके से फोल्ड करके आप लोगों को दिखाती हूँ जितना हमारा सिलाई में जाएगा। अब हमें बैक पार्ट लेना है और फ्रंट के आर्महोल के ऊपर रख के इसे हम चेक करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि उनके फ्रंट का आर्महोल अलग आ रहा है और बैक का आर्महोल अलग आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मेजर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर हमने जो कटिंग करके निकालना है उसके ऊपर नहीं रखा है, उसे हम कट करेंगे तो हमें नीचे उसके रखना है। इस तरीके से हम रखते हुए आर्महोल के लाइन में हमें रखना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट देखिए, हमारा आर्महोल के यहाँ पे परफेक्ट तरीके से कट आ रहा है और 1.5 इंच का मार्जिन है। एक बार फिर से मैं रख के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम रखेंगे। आर्महोल का पॉइंट आर्महोल के पॉइंट में आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैनल के आर्महोल चेक करके दिखा दिए हैं। अब हम फ्रंट के हिसाब से शेप लगाएंगे। तो ये ऊपर से जो लाइन आ रही है ना, इसे हम नीचे तक ड्रॉ करेंगे और जो नीचे हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी है इसे भी हम यहाँ बढ़ा देंगे। अब हमें इसके हिसाब से यहाँ पे शेप लगाना है। तो बैक का तो हमने पहले से लगा के रखा है, उसके अंदर हमें 1/2 इंच अंदर की साइड में आना है।
यहाँ पर हम हाथ से भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा हमें करना नहीं है, यहीं पे हमें शेप देना है, तो हाथ से भी हम आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने कितना शेप लगाया है। अब मुझे लगता है कि आप लोग बैक के आर्म होल को फ्रंट के जो हमने शेप लगाया हुआ है उस आर्म होल से मैच करेंगे, तो आपका फ्रंट का थोड़ा सा बड़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारे फ्रंट की गहराई अंदर जाती है। 1/2 इंच अंदर की साइड से गहरा शेप लगेगा, तो फ्रंट का आर्म होल अगर हम मेजर टेप से गिनेंगे तो बड़ा ही आएगा। जब हम स्लीव्स अटैच करते हैं तो एक साइड का हमारा बैक साइड के हिसाब से आर्म होल कटता है और दूसरा हमारा अंदर से शेप लेता है तो फ्रंट के हिसाब से होता है। जब हम स्लीव्स को अटैच करते हैं तो फ्रंट के आर्म होल से मैच करके करेंगे, तो दोनों के आर्म होल अंदर की साइड में होने की वजह से दोनों बराबर तरीके से आ जाते हैं। मैंने बहुत बार स्टिचिंग में भी आप लोगों को दिखाया हुआ है कि आर्म होल कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। कुछ तो आपके कटिंग में गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से आपका आर्म होल बढ़ रहा है, आपको उस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा और जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार में कटिंग करके आप परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे भी कितने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कितनी बार अभी भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, सुधारना पड़ता है, कहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं। गलतियों से हम सीखेंगे ना तो बहुत जल्दी हम सीख सकते हैं, क्योंकि जो गलती हम करेंगे उसको सुधारेंगे तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है, हमने ये गलती करी थी और हमने इसे कैसे सुधारा है। तो यहाँ पर हमें बैक पार्ट को रखते हुए साइड्स को मेजर करना है। हल्का सा 0.25 इंच लेंथ कम पड़ रही थी, तो मैंने नीचे की साइड में इस तरीके से बढ़ा लिया है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर हमने पूरे प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं पहले साइड से कटिंग कर लेती हूँ। नीचे की साइड में फैब्रिक ज़्यादा है, तो ये मैंने साइड कट कर लिया है और यहाँ से मैं अब आर्म होल की कटिंग करूँगी। ऐसे फोल्ड करके ही कटिंग कर लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो जो हमने प्लेट को फोल्ड करके रखा है ना, उसी के हिसाब से फोल्डिंग में ही कटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट तरीके से आर्म होल की कटिंग होगी। तो ये देखिए, ये मैंने ऊपर तक कट कर लिया है। तो यहाँ पर आप अभी शेप देख सकते हैं किस तरीके से शेप आ रहा है, तो ऐसे ही शेप आना चाहिए। अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारे डार्ट के यहाँ पे बाहर की साइड में थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा है, तो इसका कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ये हल्का सा जो कॉर्नर आ रहा है उसे स्ट्रेट कर देना है। अब ये कपड़ा जिस तरीके से यहाँ पे बाहर आ रहा है ना, हम ये प्लेट में सिलाई लगाएंगे तो ये अपने आप इस तरीके से बराबर आ जाएगा। अगर हम इसे कट कर देंगे तो फिर उसका अंदर की साइड में थोड़ा सा गहरा शेप हो जाता है, इसके लिए बाहर की साइड में थोड़ा सा लिया जाता है। तो अपने आप बराबर तरीके से बैठ जाएगा जब हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे की साइड में जहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखी है उसी के ऊपर कट करना है और यहाँ पे भी हमें लाइन के ऊपर ही कट करते हुए आना है। शोल्डर वाली साइड में हमने जो माइनस किया था वहीं पे हमें कट करना है। एपेक्स पॉइंट में एक कट लगाएंगे और शोल्डर के यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे। अब हम साइड वाले पैनल की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो नीचे की साइड में मैंने लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ पे कट करना है और यहाँ पे प्रिंसेस कट का जैसे मैंने शेप दिया है उसी के हिसाब से हम कटिंग करते हुए आर्म होल की साइड में जो हमने डार्ट लगा के रखा है इसके हिसाब से हमें इसे निकाल देना है और यहाँ पे इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। एपेक्स पॉइंट में भी हम कट लगाएंगे और आर्म होल के यहाँ पे भी हमें एक कट लगाना है। तो यहाँ पर हमने दोनों पैनल की कटिंग कर ली है। अब हमें इनको रख के चेक करना है। तो साइड में हम पहले इस तरीके से रखेंगे और ये देखिए ऊपर से मिलाते हुए हम एपेक्स पॉइंट में हमारे कट टू कट मिलना चाहिए और नीचे की साइड में भी हमारी लेंथ बराबर आनी चाहिए। तो दोनों पीस बराबर यहाँ पे हो गए हैं। अब हमें इनको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेना है। तो बैक पार्ट तो मैंने पहले बैक पार्ट वाले में कटिंग किया था, यहाँ पे मैं केवल फ्रंट पार्ट की ही कटिंग आप लोगों को दिखाऊंगी। मेन फैब्रिक में हमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, उसके बाद ही कटिंग करना है, क्योंकि हम इसे अभी साइड से फिक्स करेंगे। तो ये साइड वाला पैनल है, इसके साइड से भी हम 1/2 इंच का मार्जिन रख के कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों पीस कट हो गए हैं। अब हम मशीन पर चलते हैं। इसके चारों तरफ से पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है वो फिक्स फैब्रिक है और जो बाहर का मेन फैब्रिक है वो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से इसे 5 नंबर का स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं फेविकॉल से भी कर सकती थी,
क्योंकि उससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन अभी आप लोगों को दिखाना भी था मुझे कि किस तरीके से हमें फैब्रिक को कच्चा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अटैच कर लिया है। अब साइड में जो भी हाफ इंच का मार्जिन है उसे हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस का फैब्रिक है, इसमें सीजर बहुत अटक रही है, इसके लिए मैं उसे हटा देती हूँ, कहीं उसका धार भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके का सीक्वेंस फैब्रिक आता है या जरी वर्क वाला कुछ ऐसा ब्लाउज आता है, तो उसके लिए हमारी सीजर अलग ही होनी चाहिए। तो सेंटर वाला पैनल हमने रेडी कर लिया है और साइड वाले पैनल में भी मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, कटिंग के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि हमारा ज़्यादा शेप के यहाँ पे ना तो अंदर की साइड में कटना चाहिए, ना ही बाहर का कपड़ा ज़्यादा उसमें रहना चाहिए, क्योंकि हमारा शेप फिर बिगड़ जाएगा। जितना हमने अस्तर की फ़िक्स कटिंग करी है उसी के हिसाब से यहाँ पे फैब्रिक हमें रखना है। तो सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पे तीनों पीस रेडी हो गए हैं। अब हमें इसे सेंटर वाले पैनल के साथ में अटैच करना है। तो ये देखिए, एक पीस मैं इस तरीके से लूँगी। अब हमें एक साइड से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो इस तरीके से मैं रखूँगी। साइड वाले पैनल को हमें नीचे रखना है, सेंटर वाले को ऊपर इस तरीके से पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के टाइम पे आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, हमें कोई भी पीस को खींचना नहीं है। नीचे वाले का जो शेप हमारा आ रहा है वैसे ही हमें ऊपर वाले पीस को रखना है, क्योंकि ऊपर वाला स्ट्रेट रहता है, इसके लिए हमें उसको उस तरीके से हम उसको घुमा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखो एक साइड पूरी सिलाई लगा ली है। यहाँ पे देखिए आर्मोल के यहाँ पे कहीं से भी कपड़ा कम ज़्यादा नहीं है, नीचे भी बराबर है। अब हमें दूसरे साइड के पैनल को अटैच करना है। अब इसे मैं ऊपर की साइड से अटैच करना दिखाऊंगी। देखिए यहाँ से हम रखेंगे और हल्के हाथ से हमें ऊपर वाले पीस को रखना है और सिलाई लगाती रहनी है। तो मैं आप लोगों को दोनों साइड से दिखा रही हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, नीचे से अटैच करो या ऊपर से अटैच करो, बस आप लोगों को सही तरीके से आपको इसके पैनल्स को पकड़ना है और सिलाई लगाती रहनी है। तो यहाँ पर अगर आपकी परफेक्ट तरीके से कटिंग रहेगी तो कोई भी पीस आपके छोटे बड़े होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं कहीं से भी मेरा पीस छोटा बड़ा नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिए आर्मोल की साइड में भी देखिए जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उसे हमें कट करते रहना है। अब नीचे की साइड में भी आप देख सकते हैं ब्लाउज। तो मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैंने जो अंदर का अस्तर वाला फैब्रिक है उसे भी रेडी करके रखा है, क्योंकि दोनों सेम तरीके से हमें अटैच करने हैं। तो यहाँ पे अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं दोनों को अटैच करना नहीं बताऊँगी। अब नीचे की साइड से मैं यहाँ पे 3 इंच में मार्क करूँगी। ये 3 इंच मैं किसके लिए मार्क कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने मार्किंग करी है उससे ऊपर हमें पैडेड को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैडेड लेके रखे हैं, ये साइज के हिसाब से आते हैं। जो ब्रेस्ट का साइज़ रहता है, ब्रेस्ट के साइज़ के हिसाब से हमें इसे लगाना पड़ता है। 34 साइज़ का अभी बॉडी का मैंने मेजरमेंट लिया था, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 36 इंच का पैडेड यूज करूँगी। तो इस तरीके से हम पहले सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम सेंटर निकालेंगे तो हमारी सिलाई लगाने में भी आराम से दिखेगा और सेंटर में हमारी सिलाई लगेगी। तो ये मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्किंग कर ली है। अब एक कप हम लेंगे और इस तरीके से हमें एडजस्ट करना है। अब जो नीचे हमने 3 इंच में मार्किंग करी थी ना, उसे हमारे कप के एंड में रखना है। अब हमें कप का सेंटर और ब्लाउज का सेंटर दोनों को मैच करना है। यहाँ पे आप जल्दबाजी ना करें, बराबर तरीके से आप कपड़े को एडजस्ट कर लें, उसके बाद ही सिलाई लगाना स्टार्ट करें। तो कमर की साइड से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। जो कप का हमारा सेंटर आएगा वहाँ पे सेंटर में आने के बाद हमें रुकना है, निडिल को नीचे डालना है, फिर फुट को क्रॉस करके आर्मोल की साइड को सिलाई को निकाल देना है। तो एक साइड का कप मैंने अटैच कर लिया है, सेम तरीके से हम दूसरे साइड के कप को भी अटैच करेंगे। तो फिर से मैं कप लूँगी और ब्लाउज का सेंटर कप के सेंटर में मैच करेंगे। जब आप सेंटर मैच करेंगे तो आपको सेंटर में फिर हाथ से आपको दबा के रखना है, जिससे कि आपका सेंटर इधर उधर हिले नहीं। तो कमर की साइड से हम फिर से सिलाई लगाते हुए आएंगे सेंटर में, फिर से हमें फुट को उठाना है और आर्मोल की साइड को सिलाई को लेके आना है। वहाँ पे हल्का सा सेंटर में आने के बाद उठाना इसके लिए है क्योंकि हम उठाएंगे नहीं तो फिर हमारे कपड़े में रिंकल्स वगैरह आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से कप के अंदर ब्लाउज बैठा हुआ है।
तो अगर आपकी सही तरीके से प्रिंसेस कट की कपड़े में कटिंग रहेगी तो कप के अंदर भी कपड़ा बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से कपड़ा बैठ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना और ज़रूरी है, जो हमारा एक कप है, एक कप से दूसरे कप के बीच में 2 इंच का गैप आना चाहिए। ये 34 साइज का ब्लाउज है तो इसके लिए इसके बीच में 2 इंच का गैप बराबर है, इससे ज़्यादा गैप हमें नहीं रखना है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है, इसके ऊपर हम रखेंगे, इसके चारों तरफ से हम 5 नंबर का स्टिच लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। तो कमर वाली साइड से हम पकड़ेंगे, एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे अभी फिक्स फैब्रिक है तो कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होने वाला है। हमें एक साइड से पकड़ना है और किनारे किनारे में सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ने इसके बैक पार्ट की वीडियो नहीं देखी होगी, मैंने साइड में स्क्रीनशॉट भी लगाया है इसका थंबनेल, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो चारों तरफ से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। अब हमें सेंटर में भी सिलाई लगानी है, क्योंकि हमारा सेंटर प्रॉपर तरीके से हमारा कैनवास जब हम अटैच करेंगे तो एकदम सेंटर में आना चाहिए। अगर थोड़ा भी इधर उधर होगा ना तो फिर बराबर तरीके से नेक उसका बैठेगा नहीं, एक बार कटिंग हो जाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने ज़्यादा डीप नेक रहते हैं उनको सेंटर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी, एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकल रहे हैं। तो ब्लाउज हमने फिक्स कर लिया है। अब हमने जो नेक कैनवास की कटिंग करके रखी है उसे अस्तर के ऊपर स्टिक करके रखा है। इसके साइड में मैंने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के रखा है, उसको हम फोल्ड करेंगे और इसके किनारे किनारे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं नेक कैनवास की कटिंग आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, जैसे मैंने ब्लाउज के ऊपर मार्किंग करके रखा था सेम उसी को ट्रेस करके नेक कैनवास के ऊपर आपको कटिंग कर लेना है। अब हमने जो नेक अटैच कर लिया है इसे हमें ब्लाउज के ऊपर रखना है और एक साइड से सिलाई लगाते हुए आना है। तो सिलाई हमें अस्तर के ऊपर लगानी है, कैनवास के किनारे किनारे में। कैनवास के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर हम सेंटर, जहाँ पे हमने वी का सेंटर निकाला था ना, वहीं पे हमें प्रॉपर तरीके से नेक कैनवास के सेंटर को भी रखना है और इस तरीके से हम नीचे नीडल को डालेंगे। फुट को हमें उठा के ही दूसरी साइड की तरफ सिलाई लगानी है। अगर हम फुट को उठा के नहीं करेंगे तो वहाँ पे हल्का सा हमारा राउंड शेप बन सकता है। इसके लिए हमें एकदम से प्रॉपर वी बनाना है, तो हमें फुट को उठाना है, दूसरी साइड की तरफ घुमाने के बाद ही सिलाई को आगे की साइड बढ़ाना है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। केवल 1/4 इंच का फैब्रिक हमें अंदर रखना है, उससे ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना है। और नीचे वी के पॉइंट में हमें नीचे तक कट लगाना है, तभी बराबर तरीके से एकदम से हमारा स्ट्रेट वी बनेगा। अब हमें कैनवास को बाहर की साइड पलटना है और इसके किनारे में सिलाई लगानी है। या तो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, या तो आप प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सिलाई लगाइए। आपका कैनवास जब अंदर की साइड पलटेगा ना तो वी का शेप आप देखेंगे, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से एकदम बिना प्रेस करे भी अच्छे से बैठ जाता है। यहाँ पर लास्ट में वी के पॉइंट में एकदम कॉर्नर आना चाहिए हमारा, बिल्कुल भी कपड़ा हमारा राउंड की तरह यहाँ पे शेप नहीं बनना चाहिए। तो अभी हम पलट के देखते हैं कैसा हमारा नेक बन रहा है। तो यहाँ पर मैं बिना प्रेस करे भी आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर बाद में प्रेस करने के बाद भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो कैनवास को हम अंदर की साइड पलट देंगे। तो यहाँ पर आप बिना प्रेस करा हुआ वी नेक देख सकते हैं। यहाँ पर आप वी का पॉइंट देख सकते हैं, ऐसे ही वी का पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पर आप प्रेस करा हुआ देखिए कितना फिनिशिंग आ जाता है प्रेस करने के बाद। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के साथ में हमें साइड्स को मैच करना है। देखिए नीचे कितना मार्जिन है, ये हमारी कमर की फोल्डिंग में चला जाएगा। तो हमारे साइड्स भी दोनों बराबर हैं। एक बार स्टिचिंग करने से पहले ये सब चीज़ को मेजर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा ना तो हम पहले ही सिलाई मारने से पहले उसको चेक कर लेंगे। तो हम उसे अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा हुआ तो हम उसे कटिंग करके निकाल सकते हैं। अब हमें कमर में पट्टी अटैच करनी है, क्योंकि हम पाइपिंग वगैरह इसमें कुछ नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि सीक्वेंस के फैब्रिक में ये पाइपिंग वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जितना हम सिंपल रखेंगे उतना अच्छा ब्लाउज़ दिखता है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। अब हमें कमर में रखना है और नीचे वाली साइड से हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम
पट्टी को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, कमर में हम पट्टी को अटैच करते हैं तो जो इसमें सीक्वेंस रहता है वो अंदर की साइड में जाएगा नहीं, बाहर का बाहर की साइड में रहेगा। और अंदर क्या रहेगा ना, कमर में बहुत बार वो चुभने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे इस तरीके से और इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे। अब हमें पट्टी को पूरा अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है। अब बाहर वाली साइड से फिर से हमें किनारे में सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपका अस्तर का फैब्रिक बाहर की साइड बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, इससे ब्लाउज में फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किनारे किनारे में सिलाई लगाते हुए पूरा बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब अंदर की साइड में जितना भी पट्टी है उसे हमें 2 बार फोल्ड करना है, एक बार ऐसे फिर से हमें फोल्ड करना है। तो इसमें 5 नंबर का स्टिच हमें लगाना है क्योंकि इसमें हम हेमिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम पट्टी अटैच करते हैं तो हमें हेमिंग करना ज़रूरी है, हमें सिलाई मार के छोड़ना नहीं है क्योंकि मेन फिनिशिंग हमारी इसी चीज़ से दिखाई देती है। अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। तो हमें बैक के शोल्डर को ओपन करना है, उसके अंदर फ्रंट के शोल्डर को डालना है और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। पहले तो हमें बराबर तरीके से उसे रखना है, तभी हमारा एक लाइन में फ्रंट और बैक का शोल्डर आएगा। अब हमें क्या करना है, बाहर वाला जो कैनवास है उसे अंदर की साइड फोल्ड करना है, फिर से इसके ऊपर एक दूसरी सिलाई लगानी है और इसके किनारे में तो मैं इंटरलॉक कर लूँगी। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच करूँगी। इस तरीके से हमें रखना है और एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आर्म होल की साइड से लगाऊंगी। अगर आपके शोल्डर बराबर रहेंगे तो आप कोई भी साइड से सिलाई लगा सकते हैं, आपका छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये बराबर मैच करने ज़रूरी है, तभी बराबर तरीके से आगे पीछे शोल्डर एक लाइन में आएंगे। तो यहाँ पर आप शोल्डर देख सकते हैं, मैं मशीन के ऊपर ही रख के दिखाती हूँ। देखिए, बराबर दोनों एक लाइन में है। अब हमें आर्म होल में पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने उरेप पट्टी लिया है क्योंकि स्लीवलेस है, तो यहाँ पे भी मैं पट्टी को ही अटैच करूँगी, तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमें उरेप पट्टी लेना है तो ये अच्छे से घूम जाती है। तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए मैं पूरा बाहर की साइड में निकाल दूँगी। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड की पट्टी को भी अटैच कर लूँगी। अब अंदर की साइड में जो हमने 0.25 इंच का फैब्रिक रखा है ना, उसके ऊपर कट्स लगाने हैं क्योंकि आर्म होल में भी राउंड आता है तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से अंदर अच्छे से पट्टी घूम जाएगी। अब पट्टी को बाहर करके हम किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपके ब्लाउज में भी फिनिशिंग अपने आप नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करना है। पहले हम 0.25 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे एक ही बार मैं सिलाई लगाऊंगी, 2 बार सिलाई नहीं लगा रही हूँ। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे एक बार, फिर से हमें फोल्ड करना है। तो आर्म होल के यहाँ पे अगर ज़्यादा थोड़ा सा थिक मटेरियल रह रहा है तो उसे कटिंग कर लेना है क्योंकि ये स्लीवलेस है। और इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, सिलाई लगाएंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार फोल्ड करेंगे। एक साइड के आर्म होल में मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी अटैच करूँगी। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक बार मैं आप लोग को आर्म होल को फोल्ड करके भी दिखा लेती हूँ। इस तरीके से ये देखिए, बराबर तरीके से आ गया है। अब हमें क्या करना है, साइड में हमने फिटिंग की जो मार्किंग करी थी उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। मार्किंग हमने पहले से ही करके रखी है, अभी हमें इसमें दोबारा से नापने की ज़रूरत है ही नहीं। जब हम ब्लाउज की मार्किंग करते हैं उस टाइम पे मैं आप लोगों को लूजिंग देने के बाद जो फिटिंग वाली लाइन दिखाती हूँ, उसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो अलग से अभी हमें मापने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 0.25 इंच का गैप देते हुए दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। यहाँ पे मैंने ब्लाउज रेडी कर लिया है और एक बार मैं हुक लगा के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। नीचे की साइड में मैंने 3 हुक लगाए हुए हैं और ऊपर की साइड में 2 हुक हैं और बाहर मैंने बटन शो के लिए है जो मैंने बॉर्डर से मैच करके रेड कलर के लगाए हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा ब्लाउज़ देख सकते हैं आप। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।